नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान की विशेष कवरेज पर, जहां चुनाव से जुड़ी हर पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अभी तक अलग अलग सीटों पर क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, वोटिंग प्रतिशत कितना हो चुका है और साथ ही कौन सी कांटे की सीट इस वक्त दिखाई दे रही है, क्या वहां पर समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर एक चीज का बारीक से विश्लेषण करके हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। अमिताभ सर हमारे साथ लगातार हैं, वीरमाराम जी जुड़े हुए हैं। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राजेश कसेरा जी। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका भी कार्यक्रम में। मैं लेकिन इसमें जरा जल्दी से एक रिएक्शन राजेश जी आपसे ले लेता हूं। आप बाड़मेर को छोड़ दीजिए, बाड़मेर क्या, क्योंकि ये पहली पसंद बन चुकी है सभी की, क्योंकि सभी को लगता है कि इस सीट पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। इसको छोड़ करके दूसरे फेज की राजस्थान की कौन सी ऐसी सीट है जो आपके लिए सबसे पसंदीदा है, जहां आपको लगता है बड़ा कड़ा, बड़ा दिलचस्प मुकाबला? अब बिल्कुल शुभेंदु, देखिए जब पहले चरण के मतदान के बाद तो अब एकदम किसी भी चीज का अनुमान लगाना सबके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम मानकर चल रहे थे कि अच्छा मतदान का प्रतिशत रहेगा, लेकिन वोटर इतने चुपचाप होकर, इतना अंडर करंट होकर वोटिंग कर रहे हैं कि अब बड़े बड़े अनुमान भी कहीं ना कहीं एकदम स्टक से हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने कहा है तो बाड़मेर के अलावा जैसे कोटा एक सीट है, वहां पर बड़ा अच्छा रोचक मुकाबला है। दोनों ही भाजपा के कद्दावर नेता आमने सामने हैं। इस बार भले प्रहलाद गुंजल ने पार्टी बदल ली हो, लेकिन चुनाव में उनका अपना पूरा दमखम झोंका है। इसके अलावा जालोर की सीट पर, जहां पर अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा सीधे तौर पर दांव पर लगी हुई है और उनके पुत्र वैभव गहलोत और लुम्बाराम चौधरी, इनका दोनों का अच्छा कड़ा मुकाबला है वहां पर। और इसके अलावा हम बात करेंगे तो टोंक की सीट भी काफी इस बार टफ हमें दिख रही है, क्योंकि मैं ग्राउंड पर जाकर आया था तो सुखबीर सिंह जौनपुरिया के लिए भी इस बार एकदम सीधी तौर पर रहा आसान नहीं है। तो ऑलमोस्ट अगर हम सभी सीटों पर देखें तो ये कुछ ऐसी सीटें जहां पर मुकाबला जो है वो कांटे का है, और बाकी तो सब कुछ शुभेंदु मतदान के प्रतिशत पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा वोटिंग होगी उतना ही सत्तारूढ़ पार्टी को ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, और जितना वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, ये क्योंकि ये तय होता है वोटिंग परसेंटेज से ही, लेकिन इस बीच लगातार लोगों के और जो नेता हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी हम आपको दिखा रहे हैं। टीकाराम जूली से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, क्या कहना उनका जरा वो भी आपको दिखाते हैं। लगातार अभी सुबह का रुझान जो है दूसरे चरण में लोगों का देखने को मिला है। जहां प्रथम चरण में जो मतदान प्रतिशत कम रहा, उसके बाद सभी पार्टियों ने इस पर जोर आजमाइश की और आज मतदान को बढ़ाने के लिए सभी लोग प्रयासरत हैं और सुबह से ही लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि मतदान का प्रतिशत बढ़े, लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकलें। हम मौजूद हैं अलवर में, जहाँ पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि पूरे अभी राजस्थान की 13 सीटों पर जो आज लोकसभा मतदान हो रहा है उसको लेकर के क्या रुझान अभी तक आए हैं और क्या स्थिति साफ हो रही है। देखिए, जो रिजल्ट आएंगे वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन आज जो रुझान है और लोगों का जो मन है और हमने जो चर्चा की है, लगातार फील्ड के अंदर गए हैं। अभी मैं कल ही सुबह वापस लौटा हूँ और मैं समझता हूँ बीजेपी का सुपड़ा साहब राजस्थान से होने को जा रहा है। जो ये हवाई बातें कर रहे थे, 25-0 की बात कर रहे थे, अब वो कहीं धरातल पे नज़र नहीं आ रही है। मैं बात करूँ अगर फील्ड की, चाहे मैं जालोर गया हूँ, चाहे मैं पाली के अंदर गया हूँ, चाहे मैं जो अन्य लोकसभाएं हैं उनमें गया हूँ, सभी जगह पुराने जो भी सांसद रहे हैं, 2-2, 3-3 बार के सांसद हैं, उन्होंने एक भी योजना भारत सरकार की अपने क्षेत्र के अंदर नहीं लेके आए। नए जनता के बीच में गए हैं, मोदी के नाम की गारंटी, मोदी के नाम पे चुनाव जीत के चले गए और न मोदी की गारंटी पूरी हुई, न कैंडिडेटों का काम कभी जनता के बीच में पूरा हुआ, कभी गए नहीं जनता के बीच में। तो ये जो सारा खामियाजा है इनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती है। इन्होंने पहले अच्छे दिन लाने का वादा करके राज के अंदर आ गए और दोबारा पुलवामा के नाम पे आ गए, लेकिन आज देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। आप देख रहे होंगे कि पिछले जो भाषण है पिछले सप्ताह से मोदी जी के प्रथम चरण के बाद में, उनकी टोन बदल गई है, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बदल गई है और जिस प्रकार के वो प्रचार कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अब जनता के सामने आ गई है। क्या स्थिति साफ हो रही है अभी? ठीक है, तो दूसरे चरण का मतदान क्या वाकई में बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि पहले फेज को लेकर के कहा गया था कि बड़ा नीरस सा चुनाव चल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हमारे संवाददाता रवीश टेलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश, गर्मी भयंकर है, धूप बहुत तेज है। टोंक के अंदर जो है तापमान जो है, चुनावी तापमान और मौसम दोनों जो है वो गर्म है
और इस समय अगर हम मतदाताओं की बात करें तो शुरू के जो 4 घंटे हैं उसमें मतदाता घर से निकला तो है, लेकिन जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि पहले चरण में कम मतदान के बाद जो है मतदाता अच्छी तादाद में निकलेगा, ऐसा नजर नहीं आ रहा है। और 11 बजे तक जो हमें रुख नजर आ रहा है टोंक की 4 विधानसभाओं का, वहां पर 22.16% मतदान हुआ है, जो किसी भी सूरत में एक अच्छा मतदान प्रतिशत नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक उम्मीद है कि अभी कुछ घंटे बाकी हैं, उस सूरत में शाम 6 बजे तक मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन सवाई माधोपुर की अगर हम 4 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो वहां मतदान का प्रतिशत जो है बढ़ा है और वहां 25% के लगभग जो है मतदान हो चुका है, ऐसी हमें जानकारी मिली। क्योंकि पहले चरण में भी टोंक और सवाई माधोपुर 2 जिलों से लोकसभा क्षेत्र बना है, वहां 1.5% मतदान का जो था 9 बजे तक फर्क था और अब वो प्रतिशत और बढ़ गया है। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं यहाँ ये देना चाहूंगा टोंक से कि बीसलपुर गांव में अभी तक मतदान चालू नहीं हुआ है। 11 बजे तक जो है समझाइश के प्रयास जारी हैं। 256 वोट हैं। उन बीसलपुर डूब क्षेत्र के लोगों की अपनी समस्याएं हैं। जब किसान आंदोलन हुए थे तो उन्होंने अपनी बात रखी थी, जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर के सामने भी बात रखी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। यही कारण है कि वहां पर 11 बजे तक एक भी वोट नहीं डाला जा सका है। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द प्रशासन के नुमाइंदे गांव के लोगों से बातचीत करेंगे और कम से कम वोट करने के लिए उनको मना पाएंगे। खैर, बहुत शुक्रिया रवीश इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन एक तस्वीर जो इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जो वोटिंग प्रतिशत है वो 11 बजे तक का सामने आ चुका है। टोंक सवाई माधोपुर में सबसे कम इस दौरान वोटिंग हुई है। 24% यहाँ पर मतदान हुआ है और सबसे ज्यादा बांसवाड़ा सीट पर अभी तक 11 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें 30% के आसपास मतदान हुआ है। टोंक सवाई माधोपुर में सबसे कम यानी कि 24% अभी तक मतदान हुआ है। तो दूसरे चरण के मतदान की जो वोटिंग परसेंटेज है वो सामने आ रहा है। 11 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 26.48 के आसपास का बताया जा रहा है। वहीं टोंक सवाई माधोपुर में सबसे कम 24% अभी तक मतदान हुआ है और सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है वो बांसवाड़ा सीट पर हुआ है, वो 30% के आसपास हुआ है। 9 बजे तक जो आंकड़ा था वो 12.75% के आसपास था। उस वक्त भी ठीक ठाक वहां पर वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा था। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरुण, वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है 11 बजे तक का, अभी तक क्या आपको अंतर नजर आ रहा है? देखिए शुभेंद्र, जिस तरह से अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो हालांकि जिस स्पीड से वोटिंग होना चाहिए वो नहीं हुआ। 25% तक का मतदान हुआ है। इस वक्त हम है जो है पुलिस लाइन के सामने जो है मतदान केंद्र, आप देखिए यहाँ बिल्कुल प्रशासन ने और चुनाव आयोग ने जिस तरह से दिशा निर्देश दिए थे, टेंट लगाया हुआ है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जिस तरह से रैंप लगाने की बात थी कि जिस दिव्यांग या कोई इस तरह के डिसेबल लोग आते हैं उसके लिए जो है रैंप भी बनाया हुआ है। लेकिन रैंप के साथ साथ है जो लोगों की कतारें लगी हुई है शुभेंदु, और लोग उत्साह के साथ आ रहे जो। हालांकि सुबह जब एक बार पोलिंग शुरू हुआ था उसके बाद थोड़ी सी धीमी रही थी, लेकिन अब वापिस से जो स्पीड कह सकते हैं बढ़ी है। कुछ वोटर्स होंगे उनसे हम बात करेंगे। लेकिन इस बूथ पर हम आए जब एक चीज और हमें देखने को मिली शुभेंदु कि किसी ने एक वोट डाल दिया है, उसको लेकर लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी। करीब 2 लोग थे, उन्होंने शिकायत की थी। वोट देने आए, कैसे क्या आपके मुद्दे रहेंगे इस बार? आप अच्छे ही रहेंगे मुद्दे तो। अब तो नई जनरेशन है, नए कदम है, तो सब अच्छा ही होगा। क्या लगता है आपको, किसको क्या मुद्दे देकर आप मतदान करेंगे? वोट क्या मुद्दे देकर? ठीक है अरुण, तो लोग अपने मुद्दों के साथ वोट करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले। मैं वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन हमारे साथ लगातार खास मेहमान भी कार्यक्रम में बने हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। मैं अमिताभ सर एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूँ। अभी कहा गया कि अंडर करंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट फेज के अंदर देखा गया कि बड़ा नीरस सा चुनाव बताया गया, लेकिन सेकंड फेज आते आते थोड़ा सा उसमें जो बयानों की तीर हैं वो चलते हुए दिखाई देते हैं। आपको लग रहा है कि इससे थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज, लोगों को भी लग रहा है कि चलिए चुनाव हो रहा है, बयानी तीर चल रहे हैं, कुछ हो तो रहा है? हाँ, एटलीस्ट पिछले फेज यानी इस फेज में हमने देखा है कि बयानबाजी बहुत हुई है और जो चुनाव ठंडा है जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, वो अचानक गर्म आ गया। पहले एक हिंदू मुस्लिम की बात हुई, फिर आपकी बात हो गई, आपकी इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई। तो काफी माहौल जो है दोनों साइड से आरोप प्रत्यारोप लगे जा रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है वो वोटिंग पर हमको देखने को मिलेगा। अभी आप जैसे बता रहे हैं बांसवाड़ा में 30% से ऊपर वोटिंग अगर हुई है, तो वैसे भी वहां पर सीट में कांटे की टक्कर चल रही है। हम लोग बात अभी कर ही रहे थे, इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है वहां पर। ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज देखना पड़ेगा कि भाई 5 या 6 बजे तक पिछली बार के कंपैरिजन में कितना पोलिंग होता है, उसी से कुछ अंदाजा लगा पाएंगे। क्योंकि अभी तो
शुरुआती ट्रेंड्स हैं, दोपहर में थोड़ी वोटिंग हो सकता है कम हो, फिर शाम को पकड़ेगी, तो देखना पड़ेगा ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज क्या होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें विरमा राम जी को जरा जल्दी से जोड़ देता हूँ। विरमा राम जी, एक चीज़ बताइए कि कहा गया कि जो पुराने कैडर के, राजस्थान के, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, पुराने कैडर के नेताओं से अब नई जो राजनीति की खेप है उनको कमान सौंप दी गई है। अब आप देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अशोक गहलोत एक सीट पर आकर के सिमट जाते हैं, जालौर सिरोही पर अपने बेटे के लिए चुनावी कैंपेन करते हुए दिखाई देते हैं। राजस्थान में बाकी सीटों पर ज़्यादा उनका असर देखने को नहीं मिला, या फिर कह लीजिए कि ज़्यादा कैंपेनिंग करते हुए नजर नहीं आते। वसुंधरा राजे को भी आप देखिए, झालावाड़ सीट पर आकर के वो सिर्फ कैंपेन करती हैं, वहीं तक आकर के सीमित हो जाती हैं। बाकी सीटों पर आप देखते हैं कि भजनलाल शर्मा दिया कुमारी के साथ कैंपेन करते हुए दिखाई देते हैं। तो यानी कि जो नई पीढ़ी है उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है और ये टेस्ट भी है उनके लिए। नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की शुभेंदु जी मेरे ख्याल से स्ट्रेटजी रही कि अब हैंड ओवर करने की बारी आ गई है। वसुंधरा जी की कई जगह डिमांड थी कि जैसे बाड़मेर में उनकी डिमांड थी उनको भेजा जाए, लेकिन वो नहीं आई। और खास तौर पे मुख्यमंत्री दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर और इस तरह के लोग, इनफैक्ट यहाँ कंगना रानौत भी आई। तो भारतीय जनता पार्टी की तो क्लियर स्ट्रेटजी थी कि जो अगली जनरेशन है उसको हैंड ओवर कर दिया जाए, और इसी पर वो लगातार काम करते हैं। आप जानते हैं मुख्यमंत्री ने लगातार रिकॉर्ड जनसंपर्क किया, सभाएं की, मंदिरों में गए और तमाम तरह के जो कार्यक्रम किए, तो उन्होंने एक तरह से कमान संभाली हुई थी। वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जहां जिसकी जितनी डिमांड थी, खास तौर पे जाट पैठ थी, वहां डोटासरा को उन्होंने खूब घुमाया, इनफैक्ट बांसवाड़ा गए वो। और ये बात सही है कि गहलोत साहब खास तौर पे पहले फेज का चुनाव खत्म होने के बाद उनका अधिकतर समय है वो आपका जालोर में बीता। तो कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं कोशिश की कि जो नई जनरेशन है उसको जोड़ा जाए। तो दोनों पार्टियों का यही प्रयास था कि जो अगली पीढ़ी है, और ये मिस्टर रंधावा साहब ने कहा भी था कि हमारा फोकस जो एसेट है, मतलब आने वाले वक्त में कौन कितना महत्वपूर्ण है पार्टी, उसके लिए उनका बयान था। तो ये दोनों पार्टी का जो फ्यूचर लीडरशिप है उसके ऊपर काफी फोकस रहा और उन्होंने इस पर काम भी किया। ठीक है। मैं इसमें अमिताभ सर एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ है। आप देखिए बीजेपी के अंदर कि वसुंधरा राजे अपनी बेटे की सीट पर आकर के सीमित रहीं, गजेंद्र सिंह शेखावत अपने इलाके तक ही सीमित रह गए। आप देखिए पिछले फेज के अंदर भी जो कई दिग्गज थे वो अपनी सीटों पर फोकस ज़्यादा करते रहे। तो चुनावी कैंपेन की बागडोर जो है वो सीधे सीधे आलाकमान के हाथों में रही है। प्रधानमंत्री आकर के पूरा मोर्चा संभालते हैं, अमित शाह आकर के कैंपेन करते हैं। मैं इस पर आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है वोटिंग को लेकर के, क्योंकि कलेक्टर की अनदेखी से लोगों में नाराजगी बनी हुई है। और यहाँ इस बीच एक बड़ी जानकारी टोंक से है, जहाँ बिसलपुर गाँव में मतदान का बहिष्कार किया गया लोगों के द्वारा। बिसलपुर बांध डूब इलाके के लोगों का मतदान से बहिष्कार का बात है। बिजली कनेक्शन जारी करने की मांग की जा रही है। विधानसभा चुनाव में भी मतदान का बहिष्कार की काम किया गया था। बूथ नंबर 25 पर अब तक मतदान नहीं हुआ है। तहसीलदार मौके पर समझाइश में जुटे हैं, कोशिश की जा रही है कि लोगों को समझाया जा सके। विस्थापितों ने आबाद इलाका घोषित करने में, क्योंकि कलेक्टर की अनदेखी से लोगों में नाराजगी है, लोगों की नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई, उन्होंने मतदान का बहिष्कार करने की बात की है। बिसलपुर बांध डूब इलाके के लोगों का मतदान से बहिष्कार करने का ये ऐलान है और बिजली कनेक्शन जारी करने की मांग की जा रही है। और अक्सर लोगों के द्वारा जब चुनाव आते हैं तो अपनी बात, अब आप देखिए कि अनदेखी इतनी इस हद तक है कि वो चुनाव के समय में अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचा सकें, वो इसको एक जरिया मानते हैं। और इसीलिए लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई है और उन्होंने इस दौरान मतदान का बहिष्कार किया है। तो टोंक से जानकारी, जहां बिसलपुर गांव में मतदान का बहिष्कार किया गया है, बिसलपुर बांध डूब इलाके के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है, बिजली कनेक्शन जारी करने की मांग है। और अमित शाह इस बीच कुछ कह रहे हैं, जरा वो दिखाते हैं आपको। के साथ मोदी जी के लिए वोटिंग कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में 1 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी को देखेंगे। ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और करोड़ों देशवासियों की भावना है। तो अमित शाह को आप सुन रहे थे, लेकिन वापस से जरा आता हूं मैं। अमित सर, अमिताभ साहब, एक सवाल मैं आपसे कर रहा था कि क्या वाकई में आपको नजर आता है कि सभी अपनी सीटों पर सीमित हो गए थे बड़े दिग्गज राजस्थान में, इसलिए जो नई पीढ़ी है उनके ऊपर दारोमदार दे दिया गया, या कह लीजिए कि जो आलाकमान था उन्होंने पूरी तरीके से मोर्चा संभाला? देखिए, लोकसभा चुनाव है और कहीं ना कहीं आलाकमान भी नहीं चाह रही होगी कि भाई ये लोग जो हैं वो अपने सीट को छोड़कर कहीं और फोकस करें, क्योंकि कॉन्टेस्ट जैसा आपने कहा थोड़ा लोकलाइज्ड हो गया है। और क्योंकि जिसको हम मोदी फैक्टर कहते हैं, यानी
पूरे भारतवर्ष में जहां 3 में से 1 वोटर ने 2019 में मोदी के नाम पर भाजपा को वोट दिया था, वही नंबर राजस्थान में 2 में से 1 है, यानी 32% ऑल इंडिया मोदी फैक्टर नंबर है, जो राजस्थान में 49% है। तो मोदी फैक्टर यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर है। तो वही स्टार कैंपेनर है, वही लीड कर रहे हैं पूरे कैंपेन को, और वही स्ट्रैटेजी है पार्टी की कि भाई लोकल चेहरों पे ज्यादा फोकस ना हो, क्योंकि ज्यादा फोकस अगर होगा तो दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी होती ही है। किसी भी एमपी के खिलाफ कोई खास मतलब 100% डेवलपमेंट वर्क तो कोई भी नहीं कर सकता। तो ये स्ट्रैटेजी के तहत ही है। नया जो लीडरशिप है भजन लाल शर्मा जी की, उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और जो हम बाड़मेर की बात कर रहे थे, वो उसमें यही था कि भाई देखिए यूथ कैसे डिस्कनेक्टेड हो गया है पॉलिटिक्स से। क्यों रविंद्र भाटी आज इतना बड़ा नाम, इतना ट्रैक्शन मिल रहा है। 26 साल का कौन सा कैंडिडेट है किसी और पार्टी का? यूथ तो पॉलिटिक्स में 50 साल से कम वाले को बनाया जाता है, जबकि यूथ तो 18 से 29 साल है। तो यूथ डिस्कनेक्टेड है। 60 साल 70 साल 75 साल का एमपी है, तो यूथ कैंडिडेट जहां भी है उसको ऑटोमेटिक एक ट्रैक्शन मिल जाता है। ठीक है, ठीक है। और एक देखिए जरा तस्वीर जो सामने आ रही है, जिसमें लोग जो हैं वोट डालने के लिए नाव पे सवार होकर के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। कितना चुनौतीपूर्ण उनके लिए ये ज़रूर नज़र आता है। बांसवाड़ा की तस्वीर है और डूंगरपुर का ये इलाका जहां पर लोग वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और ये देखिए लोकतंत्र के महापर्व की ये तस्वीर है, जहां हमने आपको दिखाया कि जो नए मतदाता हैं वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग थे, बुजुर्ग महिलाएं थी जो कि अपने वोट का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो लोग वोट डालने के लिए पहुंचे क्या कह रहे हैं, जरा सुनवाते हैं आपको। नावड़ा मसाब जी हमारे तो बेस में कह रहे हैं वो मन तो सरपंच में मरकुड़ा जोता थी वो करवाना हमारे अब वोट आले थोड़ा वोट ले वाटला असत्या वोट नक्च्या से जे आम्ही कारण वोट नकवावा बोलो वोट आयो तारना है वोट नखवाव जे इधर हां नावड़ा तक इधर का हमारा गद्दी चुनौतीपूर्ण ये उनके लिए काम है और सबसे पहले ज़रूरी भी है, इसीलिए वो वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकले हैं। चुनौतियां चाहे कितनी भी हों, लेकिन उनको पार पाते हुए सबसे पहले वोट करना है, ये इस उद्देश्य के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान राजेश कसेरा जी भी लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। राजेश सर, एक चीज़ बताइए कि हमने देखा कि बड़ा ये मुश्किल चुनाव हो गया। कहा जाता था जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता था कि मोदी वेव चल रही है, मोदी फैक्टर बड़ा काम कर रहा है। उसमें देखा गया कि कई कैंडिडेट ऐसे थे जो कि सिर्फ मोदी चेहरे या मोदी नाम के जरिए उनके नैया पार लग जाती थी। लेकिन इस चुनाव में थोड़ा सा मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। उस वेव के बारे में अगर कहा जाए, मोदी वेव कितना काम कर रही है या उसका असर कितना आपको दिखाई दिया फर्स्ट फेज में और अब दूसरे चरण का मतदान चल रहा है तब? बिल्कुल शुभेंदु, क्योंकि पिछले 3 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत साफ अपनी रणनीति को रखा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस को ही बनाकर चुनाव मैदान में उतरेंगे, और उन्होंने ऐसा किया है। और इस बार भी हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि केवल राजस्थान नहीं, आप चारों तरफ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में देख लें, चुनावी कैंपेनिंग है वो नरेंद्र मोदी के हाथ में ही है और वो पूरी ताकत के साथ मैदान में डटे हुए हैं। ये वेव्स का आप जो बात कर रहे हैं, देखिए अगर आप 10 साल से सत्ता के अंदर है तो कई ऐसे फैक्टर हैं जो आपको पता नहीं चल पाते कि आपके पार्टी के बारे में, आपकी सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में उसको जांचा परखा जाता है। तो ये तो मानकर चलिए एंटी इनकम्बेंसी तो हर चुनाव का एक फिनोमिना है जो हमेशा हावी रहता है। और अभी अमित जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि भाई उम्मीदवार जो कई सांसद 10 साल से उस क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं, यदि उनसे मुद्दों पर बातचीत करेंगे तो शायद ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगा। तो इस स्थिति के अंदर वो चाहते हैं क्या बड़े इश्यूज को, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, राम मंदिर हो, धारा 370 हो, महिला आरक्षण को लागू करने वाली बात हो, या जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने वाली बात वो कह रहे हैं, इसके बाद यूसीसी की बात कर रहे हैं। तो ये जो कोर इश्यूज है जिस पर पूरा देश इफेक्ट करता है, तो उनकी कोशिश है कि राष्ट्रवाद, सनातन, हिंदू, इन सारे इश्यूज को फ्रंट पर कर चुनाव लड़ेंगे तो उनके लिए ज्यादा आसान होगा। पर हाँ, एक बात यह तय है कि पहले चुनाव के बाद कहीं न कहीं नजर आया है कि जो मोदी वेव है कि केवल उनकी धारा में बह जाना है, वो कहीं न कहीं इम्पैक्ट चुनाव में नजर आया है। हाँ, ठीक है। अब मैं वापस लौटूंगा, हमारे सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन जैसलमेर से एक बड़ी जानकारी हमने अपने सभी दर्शकों तक पहुंचाई थी, जहां पर लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। इस दौरान हमारे सहयोगी श्रीकांत व्यास ने लोगों से बात की है, जरा वो आपको दिखाते हैं।
उत्साह के साथ लोग मतदान कर रहे हैं, लेकिन जैसलमेर के बड़ा बाग में मतदान का बहिष्कार किया गया है और इसका कारण है डंपिंग यार्ड से फैल रही बीमारियां, गंदगी और यहाँ पर जो है गोवंश की मौत का जो मामला है उसको लेकर ग्रामीण लगातार चेतावनी दे चुके थे, लेकिन समाधान नहीं होने के बाद आज उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया है। हम इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ मामला है, क्यों आज मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं? सबसे पहली बात यह है कि यहाँ जो डंपिंग यार्ड लगाया हुआ है, हमने प्रशासन से पिछले 20 साल से ये बात रख रहे हैं कि हमें यहाँ पर डंपिंग यार्ड के अंदर जो गाय मरी हुई है, जिनसे मक्खियां फैल रही है, बहुत ताजा तादाद में मक्खियां फैल रही है, उससे क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बीमारियां बढ़ रही है। और हमने राजनीति के दल यहाँ पर हमारे से आकर बात कर रहे हैं, पर हम ये चाहते हैं कि प्रशासन यहाँ पर रहे, हमारे से बात प्रशासन करे यहाँ पर आके। देखिए लगातार जिस तरह से बातचीत चल रही थी, विधायक छोटू सिंह भाटी पहुंचे, एडीएम भी आए थे, क्या कुछ हल निकला है, क्या बात हुई? कुछ हल नहीं निकला। विधायक साहब तो ये बोले हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम नहीं हटा सकते इसको, ये तो 20 साल पहले एनओसी दे रखी है पंचायत ने, ये नहीं हटेगी। हम ये चाहते हैं कि जैसलमेर की एक विधानसभा का, यहाँ की एक हॉस्पिटल का कचरा यहाँ आना है, जो कि बाड़मेर की 7 विधानसभा है, यहाँ से कचरा ले जाने में आसानी, एक हॉस्पिटल है कि वहाँ से 7 की लाने की बहुत कठिनाई है। इससे हम ये चाहते हैं यहाँ से हटे और इसको यहाँ से जाकर बाड़मेर डाल दे। बाड़मेर बहुत बड़ा क्षेत्र है। लगातार जो है इसको लेकर परेशान है ग्रामीण, कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या परेशान है, क्यों मतदान का बहिष्कार किया? मतदान का इसलिए बहिष्कार किया है कि जो यहाँ पे डंपिंग यार्ड बन रहा है उसकी वजह से वहाँ पे जो गंदगी डाली जा रही, यूं नहीं है कि यहाँ की नहीं, बाहर के क्षेत्रों की भी गंदगी लाकर यहाँ पे डाली जा रही है। हम प्रशासन से बस यही मांग रहे हैं कि गंदगी ना डाली जाए, जिसकी वजह से हमारे पशु है, हमारे बच्चों में, बूढ़ों में, सबों में वायरस फैल रहा है। और जो यहाँ की जो सब्जियां हैं, मेन ये बड़ा बाग किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ की सब्जियों के लिए प्रसिद्ध है। अब वही पानी के लिए यहाँ से पानी सप्लाई होता है, सब्जियां सप्लाई होती है, अब वही जो मक्खियां हैं, गंदगी है, जो कीटाणु है, वो सब कुएं की। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग महिलाएं। तो इस दौरान नेताओं की बातें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जोधपुर से बीजेपी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत से हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने बातचीत की है, दिखाते हैं। आप लोग ने कुछ करेक्टिव मेजर्स लिए क्योंकि आपको टाइम मिला है उसके लिए? बिल्कुल लेना ही चाहिए। हमने कार्यकर्ताओं के साथ में इस बात के लिए इंश्योर करने के लिए थर्स्ट किया, प्रयास किया और सभी से आग्रह किया। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार जहां पिछली बार 55% के आसपास मतदान हुआ था, कहीं उससे भी कम हुआ था, लेकिन इस बार जो है मतदान का प्रतिशत 2019 की तुलना में उतना ही लगभग पहुंचेगा। एक सवाल और है, आपका पिछली बार थंपिंग मार्जिन था, उस टाइम वैभव थे, इस बार करण सिंह उचियाड़ा है, इस बार क्या उम्मीदें हैं आपको? विश्वास है कि उससे भी बड़े मार्जिन से हम चुनाव जीत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सो देयर यू हैव गजेंद्र सिंह शेखावत। एक समय में विधानसभा के चुनाव जब लड़ा तो सीएम कैंडिडेट के तौर पर भी जब वो प्रोजेक्ट किए जा रहे थे, बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन अब अपनी सीट को लेकर के बड़ा कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। अमिताभ सर, क्या नजर आ रहा है, क्या ज्यादा चुनौती है किसकी? गजेंद्र सिंह शेखावत? जी जी जी, ऑफ कोर्स। हाँ, देखिए कांटे की टक्कर है उस सीट पर, जैसा आपके ग्राउंड रिपोर्टर्स और ग्राउंड्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक समय पे सीएम रेस में उनका भी नाम जरूर चल रहा था। तो क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है कि जब आप मिनिस्टर होते हैं तो ऑटोमेटिक, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, एक तो लोकसभा की जो कमिटमेंट है वो है ही, उसके अलावा मंत्रालय का भी कमिटमेंट होता है, तो पूरे देश भर में आपको उसकी जो जिम्मेदारी है वो निभानी पड़ती है। और उस समय कई बार हमने देखा है कि निगलेक्ट हो जाती है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, या आप किसी रिश्तेदार या क्लोज फ्रेंड या अपने पीएस के भरोसे अगर आपने छोड़ दिया तो कभी न कभी उनके खिलाफ भी नाराज़गी जो है वो हो जाती है। तो देखना पड़ेगा, मतलब अभी कहना मुश्किल है कि क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि लीड जो थी वो बड़ी ही थी उनकी। और जाट और राजपूत समाज में भी थोड़ा बहुत डिस्कंटेंट है। वहाँ पर फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के डिस्कंटेंट है, प्लस राजपूत समाज में जो पुरुषोत्तम रूपाला जी का बयान है उसको भी लेकर के जो डिस्कंटेंट है। 85% जाट समाज ने 2019 लोकसभा में भाजपा को वोट किया था, 85%, वो गिर करके 43% हो गया 2023 के विधानसभा में, आधा हो गया। ठीक है, तो अगर ये आधा हो जाता है और समाज की आबादी 11-12% है कम से कम ऑन कंजर्वेटिव बेसिस, तो भी 5% वोट शेयर हो जाता है ये। उसी तरह से गुज्जर समाज में भी हमने देखा कि जो 2019 का सपोर्ट था वो मेंटेन नहीं हो पाया। और इस बार सचिन पायलट भी काफी प्रचार कर रहे हैं। और राजपूतों में अगर नाराजगी है और 60% से ऊपर हमेशा उन्होंने भाजपा को वोट किया, तो ये सारी बातें हैं मिला जुला करके जो ये सोशल कोएलिशन है उसके भी
वोटिंग परसेंटेज टर्नआउट से ओवरऑल वोट शेयर होता है ना डिसाइड। तो देखना पड़ेगा कैसे ये पैन आउट करता है। ठीक है, इसमें मैं जरा वर्मा राम जी को भी जोड़ लेता हूँ। वर्मा राम सर, आप एक चीज़ बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं चाहे कोटा की बात हो, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मुश्किल है बीजेपी कांग्रेस के लिए, लेकिन कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको लेकर के आपका आकलन क्या है? बीएपी के साथ किया, हनुमान बेनीवाल की आरएलपी के साथ किया, कई जगहों पर यह भी देखा गया कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही इस गठबंधन को लेकर के नाराज नजर आए, खुल करके विरोध इस गठबंधन को लेकर के करते हुए नजर आते हैं। एक सीट तो ऐसी है जहां पर विड्रॉ करना पड़ा, करने के लिए कह दिया पार्टी ने, लेकिन कैंडिडेट खड़ा रहता है, वो कहता है मैं चुनाव लड़ूंगा। देखिए शुभेंदु जी, आरएलपी से उनका गठबंधन हुआ, निस्संदेह 2 सीट्स हैं जो बाड़मेर और आपकी जोधपुर, इन सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा हुआ। हालांकि बाड़मेर सीट पे कल बड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति रही, आरएलपी के कुछ लोग बीजेपी में शामिल हो गए। हनुमान बेनीवाल का एक फोन किसी चैनल के साथ बात हुई, वो काफी वायरल हुआ। लेकिन जो उन्होंने बीएपी के साथ गठबंधन किया वो बहुत देरी से किया। उसका कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो मिस्टर मालवीय है, उनको चुनौती दे, उनके सामने चुनौती पेश कर दे। लेकिन वोट शिफ्ट होने में, क्योंकि कांग्रेस का वोट अगर बीएपी के पास जाए, ये वोट शिफ्टिंग में क्योंकि समय चाहिए होता है, लोगों को बताना पड़ता है कि भैया अब हमने गठबंधन कर लिया है और ये आपको इस कैंडिडेट को वोट करना है, तो वोट शिफ्टिंग के लिए टाइम बचा था क्या, आपको नजर आता है? मेरे से पूछ रहे हो? जी जी वर्मा राम जी। नहीं, वोट शिफ्टिंग के लिए जो मैं कह रहा हूँ, आरएलपी की वजह से तो निस्संदेह शिफ्ट हुए। और जो अमित जी बता रहे थे कि जो जाटों का परसेंटेज है जो 2019 में बड़ी तादाद में बीजेपी की तरफ था, इस बार कहीं ना कहीं ऐसे कई कारण थे, किसान मूवमेंट था, ये अग्निवीर वाली स्कीम थी, और कहीं ना कहीं उन लोगों में ये था कि जो सरकार भजनलाल सरकार है उनमें उनकी उतनी भागीदारी नहीं हुई। जो टॉप 3 पोस्ट है उनमें एक भी जाट नहीं है। और जो पोर्टफोलियो है, जाट उम्मीद करता कि हम कृषि मंत्री, राजस्व मंत्री बने, वो भी नहीं बने। ये देखना दिलचस्प है कि इस गठबंधन के जरिए कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता है। बांसवाड़ा में तो कांग्रेस कैंडिडेट भी खड़ा है, तो गठबंधन एक तरह से न्यूट्रलाइज हो गया है। सिंबल तो है ही पार्टी का, क्योंकि कैंडिडेट खड़ा हुआ है, तो बड़ा मुश्किल है ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए भी, और कांग्रेस ने अगर गठबंधन किया जिस पार्टी के साथ, उसके लिए भी। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन मतदान लगातार जारी है और वोटिंग लगातार की जा रही है। एनडीटीवी पर ये विशेष कवरेज लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के यहाँ रुकना है, लेकिन ब्रेक के उस पार भी लगातार एनडीटीवी पर चुनाव से जुड़ी ये महापर्व की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे।